साथियों नमस्कार। आज फिर इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम एक नए विषय के साथ आपसे संवाद कर रहे हैं। साथियों, इस समय देश में चर्चा चल रही है कि हम युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। पिछले 20 वर्षों से मैं इस देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित संगठन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF से जुड़ा हुआ रहा हूं। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मैं हमेशा जाता रहा हूं, हमेशा मुझे आमंत्रित करते रहे और बहुत नज़दीक से और करीब से मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी से जुड़े संगठनों की दिनचर्या, उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व को देखा है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हम जो भी सिविलियन फील्ड में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से या आर्मी फोर्सेस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी चर्चा चल रही है कि पूरी फोर्सेस को अलर्ट पर कर दिया गया है। साथियों, मैं आपको बताऊं, हमेशा सारी फोर्सेस हमेशा वार मोड में ही रहती है, हमेशा अलर्ट स्टेज में ही रहती है। उनकी डेली की फिजिकल फिटनेस, उनकी डेली की वेपन ट्रेनिंग, उनका डेली का मार्च पास्ट, हर चीज उन्हें अपने आप में हमेशा फिट रहने के लिए प्रेरित करती है। और इसीलिए कह रहा हूं कि हमेशा वो वार मोड में ही रहते हैं, वो अलर्ट स्टेज में ही रहते हैं। इसीलिए हर तरह के टेरेन में वो अपने आप को हमेशा फिट पाते हैं। रेगिस्तान में जाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और उसके 6 महीने बाद ही सियाचिन जैसे ग्लेशियर में जाकर के -50 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को वहां भी फिट पाते हैं। इससे भी बड़ी बात कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो अपनी यूनिट को मूव कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अभी रेगिस्तान में है, अचानक उनको नोटिस आ जाता है कि 2 दिन बाद आपकी यूनिट को मूव करना है और नॉर्थ ईस्ट में जाना है, लद्दाख में जाना है, कश्मीर में जाना है। और इन सभी कारणों की वजह से उनको योद्धा कहा जाता है। योद्धा का मतलब जो कभी भी युद्ध के लिए तैयार है। एक वॉरियर की जो पर्सनैलिटी होती है, वो वॉरियर की पर्सनैलिटी उनके हर व्यवहार में, हर तरीके में आप उस वॉरियर की पर्सनैलिटी के दर्शन करेंगे। जब भी वो जय हिंद बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। न थकने वाला, न रुकने वाला, न झुकने वाला, न टूटने वाला, वो योद्धा होता है। और उसके बावजूद सबसे बड़ी बात, इन सारी विषमताओं में जीकर भी हमेशा खुश रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो इस देश का योद्धा होता है। मैं जब एक CRP ऑफिसर से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह से खुश रहते हैं इस तरह से। उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा, द हार्डर यू आर ऑन योर सेल्फ, द इजियर विल बी लाइफ ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप में जितने टफ रहेंगे, जिंदगी आपको उतनी ही आसान लगेगी। बहुत बढ़िया वाक्य था उनका। अमेरिका के नेवी सील कमांडोज हैं। अमेरिकन नेवी सील कमांडोज बड़े प्रशिक्षित कमांडोज होते हैं। उनकी एक पंच लाइन है, वो पंच लाइन मुझे बड़ी बढ़िया लगती है। वो कहते हैं कि शांति में आप जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में आपको उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप शांति में भी, पीसफुल टाइम में भी अगर आप वार मोड में रहेंगे, थॉरोली प्रिपेयर्ड रहेंगे, रोज तैयारी करेंगे, रोज पसीना बहाएंगे, तो फिर वार जैसी विभीषिका आपको किसी तरह से डरा नहीं पाएगी। उतना ही कम खून आपको वार में बहाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया लाइन है। और आज वो हम सारे लोग जो सिविलियन फील्ड में हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसे कई लोग हुए हैं
कई महान विभूतियां हुई है जिन्होंने अपने आप को हमेशा वार मोड में ही रखा, हमेशा अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखा, चाहे वो सिविलियन फील्ड हो चाहे वो आर्मी हो। आपने इस दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर जो बॉक्सिंग की दुनिया में बेताज बादशाह रहे हैं, मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। मोहम्मद अली ने कहा कि मैं हमेशा अपने आप को युद्ध की भूमिका के लिए तैयार रखता हूं। जब भी उनका किसी बॉक्सिंग के फील्ड में जब भी उनका किसी व्यक्ति से मुकाबला होता, जो प्रैक्टिस वो किया करते थे वो प्रैक्टिस उस बॉक्सर से किया करते थे जो कि उस बॉक्सर से भारी हो, जिसके के साथ उनको फाइनल बोट करनी है और फाइनल रूप से लड़ना है। हमेशा उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में अपने आप को ऐसे व्यक्ति से लड़वाया, ऐसे व्यक्ति से बॉक्सिंग की जो कि अल्टीमेटली उस व्यक्ति से भी भारी है जिसके साथ उनको मैच खेलना है। उन्होंने कहा मैं इस तरह से लड़ करके अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूं और इसीलिए मैं फाइनल मैच, जो भी अल्टीमेट बॉक्सिंग का मैच होता था, वो हमेशा जीत जाते थे। मोहम्मद अली ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि सफलता की जो कीमत चुकानी पड़ती है आपको, वो बहुत छोटी कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जो उन्होंने कही कि सफलता की जो कीमत होती है बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन असफलता की कीमत आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। इसलिए अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं तो आप छोटी सी कीमत चुकाइए, सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए तो असफल होने के लिए जिंदगी भर आपको कीमत चुकानी पड़ती है। वही वाली बात है कि शांति में अगर आप पसीना बहाएंगे तो युद्ध में आपको खून ज्यादा नहीं बहाना पड़ेगा। और इसीलिए चाहे हम किसी भी फील्ड के हों, हमेशा अपने आप को वार मोड में रखिए, युद्ध के लिए तैयार रखिए। और वो युद्ध फील्ड में आपको कल भी जाना पड़ सकता है, परसों भी जाना पड़ सकता है, किसी भी क्षण जाना पड़ सकता है, किसी भी क्षण आपकी यूनिट को मूव करना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट है, पहले दिन से आप अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखिए। आप पहले दिन क्लास में गए, जो कुछ पढ़ाया, आप ये मान के चलिए कि कल ही आपका टेस्ट हो सकता है, कल भी आपकी परीक्षा हो सकती है। आज ही आप पूरी तैयारी कर लीजिए जो कुछ आपने पढ़ा है। टीचर है, पहले दिन से अपने आप को युद्ध के मैदान के लिए तैयार रखें। जो लर्नर है या किसी और पोजीशन पे है, अपने आप को हमेशा वार मोड में तैयार रखिए। मैंने आपको मोहम्मद अली का उदाहरण दिया, मैं स्पोर्ट्स फील्ड के दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देता हूं। वो भी बेताज बादशाह रहा अपने फील्ड के, और वो है बास्केटबॉल के कोबे ब्रायंट, जिनका अभी अभी दुखद निधन हुआ है। 2005 की बात है, कोबे ब्रायंट का एक मैच होने वाला था। मैच के एक दिन पहले उनको एक पत्रकार ने पूछा, कल का मैच कैसा होगा? उन्होंने कहा फुल स्केल वॉर होगा और उस वॉर में पूरा जी जान लड़ा दूंगा मैं। और बस, क्योंकि वो कोबे जहां भी मैच खेलते थे वो सोचते थे कि फाइनल अल्टीमेट वॉर है, और उसी वार की तरह से वो मैच को लिया करते थे और हमेशा मैच जीत जाया करते थे। तीसरा उदाहरण देखिए, फिर एक तीसरा बेताज बादशाह अपने फील्ड का, गोल्फ का, और उनका नाम है टाइगर वुड्स। हर 6 महीने बाद टाइगर वुड्स अपने कोच के पास जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, पसीना बहाने के लिए। अब आप सोचे होंगे कि टाइगर वुड्स जैसे अल्टीमेट पर्सनालिटी को कोच की क्या जरूरत है? टाइगर वुड्स ने कहा कि कोच वो एक व्यक्ति है जो दूर बैठ करके बिल्कुल निरपेक्ष दृष्टि से, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपकी परफॉर्मेंस को देखता है और उसी हिसाब से फिर आपको आने वाले युद्ध के लिए तैयार करवाता है। और इसलिए हर 6 महीने बाद मैं कोच के पास जाता हूं ट्रेनिंग करने के लिए। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, युद्ध के लिए कैसे तैयार रखा जाता है। एक महान साहित्यकार हुए इंग्लैंड के, एंथनी बर्गेस, BURGESS, एंथनी बर्गेस। 1917 में उनका जन्म हुआ। 40 साल की उम्र में उनको यह पता लगा कि उनका ब्रेन ट्यूमर हो गया है। थोड़ा बहुत काम किया करते थे, कभी कभार कुछ लेखन का काम भी कर लेते थे, बट ही वॉज नॉट एन एस्टेब्लिश्ड राइटर। जब 40 साल की उम्र उनको पता लगा कि उनका ब्रेन ट्यूमर हो गया, उनके पास सिर्फ 9 या 10 महीने ही रहे जीवित रहने के लिए।
परिवार, बच्चे, आमदनी का कोई सोर्स नहीं। उन्हें कहा 9 महीने में क्या किया जा सकता है। उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि आप एक आध किताब लिख दीजिए बढ़िया सी, तो उसकी जो रॉयल्टी आएगी हम जिंदगी भर उस रॉयल्टी के पैसे से अपना गुजारा कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसके पास सिर्फ 9 महीने बचे थे, विंटर, समर, स्प्रिंग। उसने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा कि 9 महीने मेरे पास थे। मैंने सोचा कि 9 महीने में किताब लिख दूं। प्रतिभा थी लेकिन पेशे से उपन्यासकार नहीं थे वो। 9 महीने में उस व्यक्ति ने एक उपन्यास नहीं, 5 उपन्यास लिखे दोस्तों। और जो 5 उपन्यास लिखे उसके बाद उस व्यक्ति का कैंसर भी ठीक हो गया। और कैंसर ठीक होने के बाद में उस व्यक्ति ने 70 पुस्तकें लिखी। और 70 पुस्तकों में से एक उसकी पुस्तक एक क्लॉकवर्क ऑरेंज दुनिया की बेहतरीन पुस्तकों में से एक शामिल होती है। आज भी कई तरह के उसको पुरस्कार मिले। उस व्यक्ति ने अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना, लेकिन उसने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा कि मैंने तो एक्सटर्नल इमरजेंसी का इंतजार किया, मेरी जिंदगी में एक्सटर्नल इमरजेंसी आ गई और मुझे लेखक बनना पड़ा, मुझे योद्धा बनना पड़ा। लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों का कि कभी भी एक्सटर्नल इमरजेंसी का इंतजार मत कीजिए, हमेशा अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखिए। उसने कहा कि सेल्फ मोटिवेशन अगर आपका होगा तो हमेशा आप अपनी वार स्ट्रेटेजी में ही रहेंगे, और जितना अधिक सेल्फ मोटिवेशन अपने आप तक रखेंगे आप वार स्ट्रेटेजी में ही जीवित रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं साथियों। बर्गेस के पास 9 महीने थे और उसने चमत्कार कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ 9 महीने हैं या सिर्फ 1 वर्ष है, आप अपनी जिंदगी को किस तरह से जिएंगे? क्या आप वो चमत्कार कर पाएंगे जो कि बर्गेस ने किया है? निसंदेह हर व्यक्ति को चमत्कार कर सकता है, सिर्फ एक योद्धा की भूमिका में आपको आना है, उसके बाद सब कुछ वो कर पाएंगे जो कि बर्गेस ने किया है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, और दूसरा उदाहरण फिर एक बेताज बादशाह का है। रशिया में एक उपन्यासकार हुए दोस्तोवस्की, 35 वर्ष की उम्र में जेल हो गई, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ईश्वर की मेहरबानी थी कि उनको फांसी की सजा टल गई और 50 वर्ष की उम्र में आते आते वो जेल से रिहा हो गए। दोस्तोवस्की ने सोचा कि पता नहीं मुझे 50 वर्ष में जेल से मैं छूट भी गया, फांसी की सजा भी मेरे को नहीं हो रही, तो भगवान ने मुझे किसी बड़े कार्य के लिए भेजा है। और बड़ा कार्य कोई हो सकता है कि मैं कुछ लेखन का काम करूं। 50 वर्ष की उम्र के बाद उस व्यक्ति ने लेखन का काम हाथ में लिया। 50 से 67 वर्ष की उम्र के बीच में उसने 30 वर्ल्ड क्लास बुक्स इस दुनिया को दी, और उसमें सबसे बढ़िया उसका उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट, जो वर्ल्ड क्लास फिक्शन है, क्राइम एंड पनिशमेंट। अगर आप गूगल पर भी जाएंगे तो क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से रिफाइन होती है, क्योंकि मैंने खुद ने उपन्यास पढ़ा है, वर्ल्ड क्लास उपन्यास। वैसे भी रशिया में बहुत बढ़िया बढ़िया उपन्यासकार हुए। मैं रशियन उपन्यासकारों को मैंने कईयों को पढ़ा है, उसमें चिखोव को मैंने पढ़ा है, मैक्सिम गोर्की को मैंने पढ़ा है, टॉल्स्टॉय तो खैर अपने आप में बेताज बादशाह ने, उनका वार एंड पीस। दोस्तोवस्की इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो उस दोस्तोवस्की ने फिर एक इतिहास रचा, एक योद्धा बन करके, युद्ध निर्णायक भूमिका में आकर के। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े तूफान भी हार जाते हैं जहां पर किश्तियां अपनी जिद पर अड़ जाती है। आप अपनी जिद पे अगर अड़ जाएंगे तो बड़े से बड़ा तूफान भी हार जाएगा। नीरज ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही। नीरज मेरे रोल मॉडल रहे, इसलिए मैं नीरज की लाइनें हमेशा आपके साथ में कोट करता हूं। नीरज ने एक बात कही कि जीवन अपना काटिए हर दिन अंतिम जान, कि जीवन अपना काटिए हर दिन अंतिम जान, और अंतिम दिन कब आएगा कोई सका ना जान, कोई सका ना जान। तो साथियों, आपके जो जो सुझाव मुझे मिलते हैं उसी हिसाब से मैं विषयों का चयन करता हूं और आपके सामने साझा करता हूं। मैं एक आपसे फिर राय मांगना चाहता हूं कि हर सप्ताह जो हम एक नए विषय को छूते हैं, इस साप्ताहिक कार्यक्रम का नाम क्या रखा जाए। आप कोई भी नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे साप्ताहिक उसका नाम हो जाए या कोई भी नाम हो, जो भी आपका सुझाव होगा उसी हिसाब से हम कार्यक्रम को रखेंगे। साथियों, मुझे
अत्यधिक प्रसन्नता होती है जब मैं आपके सामने साक्षात्कार करता हूँ, आपके फीडबैक आते हैं, आपकी ओपिनियंस आती है, और वो आपके फीडबैक्स, वो आपकी ओपिनियन जो आती है, मुझे आगे बढ़ने का हौसला हमेशा देती रहती है। तो साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपसे संवाद स्थापित करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।